नमस्कार छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट समराइजेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। पीएचडी का काम ये पूरा इस पर हो सकता है, रिसर्च का काम। पाठ सारांश इसको हिंदी में बोलते हैं, टेक्स्ट का समराइजेशन करना। टेक्स्ट आप लोग समझते हैं, समझ चुके हैं, आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं टेक्स्ट किसे कहते हैं। और समराइजेशन शब्द भी, सारांश शब्द भी आप लोगों ने हज़ारों बार सुन रखा होगा। सारांश का मतलब हो रहा है कि कोई भी रिटन पैराग्राफ है, कोई बुक है, कोई पैसेज है, उसकी समरी निकालना। और टेक्निकली अगर समझें तो एक बहुत बड़ा टेक्स्ट का रिपोजिटरी है। अगर मेरे पास बहुत सारा नेचुरल लैंग्वेज का टेक्स्ट का कहीं लिखा है और मैंने उसे छोटा कर दिया, उसे प्रेस कर दिया, उसे कम शब्दों में डाल दिया और मीनिंग सेम रखा, तो वह कहलाता है टेक्स्ट समराइजेशन। यानी किसी एक बहुत बड़े कहानी को किसी एक छोटे पैराग्राफ में समझा देना टेक्स्ट समराइजेशन कहलाएगा। उसका सारांश निकाल देना, किसी रिसर्च पेपर का सारांश निकाल देना, किसी रिसर्च का सारांश निकाल देना, कोई अखबार की कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसे कम शब्दों में उसी की मीनिंग चेंज किए बिना यूज़र्स को समझा देना टेक्स्ट समराइजेशन कहलाता है। तो इस शब्द से आप लोग फेमिलियर हैं और आप लोगों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में जब हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी ग्रामर में आते थे कि इस पैसेज की समरी दीजिए, इस पैसेज की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इसको इतने लाइनों में समझाइए। तो उसका मेन मोटिव समराइजेशन का जो होता है वो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि टेक्स्ट समराइजेशन किसे कहा जाता है। अब हम अप्रोचेस की बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। जो मैंने कहा कि इसमें अभी फ़िलहाल हम टेक्स्ट समराइजेशन का एमए के लेवल पर, प्रोजेक्ट बनाने के लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ये एक तरह से सबसे एडवांस एनएलपी का फीचर है। एडवांस सारे एडवांस में से एक ये भी मान सकते हैं कि काफ़ी एडवांस फीचर है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। इसलिए फ़िलहाल अभी हम इस पे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, पर इसे बहुत अच्छे से समझ ज़रूर लेंगे क्योंकि आगे यह टॉपिक हमारे काफ़ी काम आने वाला है, टेक्स्ट समराइजेशन। तो टेक्स्ट समराइजेशन की एक जनरलाइज्ड अप्रोच की बात हम करेंगे कि जनरल अप्रोच से हम टेक्स्ट समराइजेशन कैसे करवाते थे। टेक्स्ट समराइजेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच हम बोल सकते हैं। इसे स्पार्क जोन अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले स्पार्क जोन्स, ये आप लिख लीजिए नाम स्पार्क जोन्स, तो आपको ध्यान में रहेगा। स्पार्क जोन्स ने सबसे पहले यह अप्रोच हमें दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट समराइजेशन मुख्यतः हम 3 भागों में डिवाइड करके करेंगे। पहला पार्ट होगा इंटरप्रिटेशन का। इस पार्ट में हम सोर्स टेक्स्ट यानी जिसका भी हमें समराइजेशन करवाना है उसे लेके उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके, कुछ फॉर्मलाइजेशन करके हम उस टेक्स्ट का एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे। रिप्रेजेंटेशन अगर बन जाएगा पहले पार्ट में, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है टेक्स्ट का, ये पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा है, सीखा है। तो अगर
उस तरीके का एक अच्छा टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बन गया इंटरप्रिटेशन के द्वारा, जिसके हमने क्या कहा, पाठ प्रतिनिधित्व यानी इंटरप्रिटेशन प्राप्त करने के लिए शोध पाठ की व्याख्या। जो भी हमारा सोर्स है, सोर्स टेक्स्ट है, उसको सोर्स टेक्स्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, हिंदी लिखने में कई बार दिक्कत है, इसलिए हमको ये समझना है कि टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमने उसका करवा लिया, किसका, सोर्स टेक्स्ट का। नेक्स्ट में हमें कराना है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। जो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया, उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसमें, समरी रिप्रेजेंटेशन में, यानी सारांश में उसको परिवर्तित करना है। तो जो पहले में, जो फर्स्ट में हमने पार्ट का रिप्रेजेंटेशन बनाया, उस पार्ट के रिप्रेजेंटेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, समरी में, समरी के रिप्रेजेंटेशन में। और फिर समरी रिप्रेजेंटेशन से थर्ड पॉइंट में समरी टेक्स्ट बनाना है, यानी हमें समरी इन 3 भागों में, एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर बताया उन्होंने कि इन 3 पार्ट्स में हम एक नॉर्मल टेक्स्ट समराइजेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, टेक्स्ट समराइजेशन करवा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए। पहला पॉइंट किसने दिए, स्पार्क जोन्स ने दिए। कौन कौन से पॉइंट दिए, इंटरप्रिटेशन, सोर्स टेक्स्ट का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए, फिर जो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आया उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसमें, एक समरी का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाना है, और लास्ट पार्ट में जनरेशन करना है समरी टेक्स्ट का, इसी रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जो समरी का रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया। इसके बाद स्पार्क जोन्स ने बताया कि जब हम टेक्स्ट समराइजेशन करते हैं तो जितने आसानी से हमने 3 पार्ट में बता दिया, उतने आसानी से टेक्स्ट समराइजेशन तो नहीं हो पाएगा, इतना आप लोग भी समझेंगे। और टेक्स्ट समराइजेशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, कंटेक्स्ट फैक्टर्स। तो उन कंटेंट फैक्टर्स यानी संदर्भ कारक हमने उन्हें हिंदी में लिखा, तो उन सारे कंटेक्स्ट फैक्टर्स को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उन सारे कंटेक्स्ट फैक्टर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स उन्होंने बताए, उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें इनपुट फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इनपुट फैक्टर्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हम अब, और ये पूरा काम देखो हम लोग तो कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो इनपुट है वह किस फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। तो टेक्स्ट फॉर्म में जब आ रहा है तो वह डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो इनपुट डॉक्यूमेंट हम करेंगे समराइजेशन के लिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर डिपेंड करता है वह इनपुट फैक्टर ही डिपेंड करेगा कि जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में है, वो स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में आ रहा है। तो वह जैसे कि स्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, जैसे पिछली क्लासेस में अपन ने कहा, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई अखबार है, ऑनलाइन हम लोग कुछ ले रहे हैं, सबसे पहला उसके फॉर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इनपुट फैक्टर में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट का इनपुट है, यानी उसका डोमेन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, ये सारी चीज़ों का हमें दूसरा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, किसका,
इनपुट फैक्टर के लिए। तो इनपुट फैक्टर में हमें टेक्स्ट का फॉर्म भी ध्यान रखना पड़ेगा और टेक्स्ट का सब्जेक्ट क्या है इसकी भी खास ख्याल रखना पड़ेगा जब हम उसका रिप्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन फिर उन्हीं आधार पर बनेगा। सब्जेक्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं हम, अलग अलग फॉर्म के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं हम। तो उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनाने में यह चीज़ें हमारी सहायता करेंगी। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनपुट है वह एक किसी सिंगल यूनिट से आ रहा है या मल्टीपल यूनिट से आ रहा है, यूनिट या मल्टीपल यूनिट। तो अभी हमने क्या देखा कि टेक्स्ट समराइजेशन के तीन तरीकों के बाद हमें पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से पॉइंट? तो कॉन्टेक्स्ट फैक्टर्स में पहला इनपुट फैक्टर्स, और इनपुट फैक्टर्स में 1, 2, 3, ये मेनली 3 फैक्टर्स। ये स्पार्क जोन्स की तरीका है टेक्स्ट समराइजेशन का। तरीका भी ना कहें इसको, ये कहें कि एक तरह से थ्योरी है, एक तरह से उन्होंने तरीके बताए कि किस तरीके से हम टेक्स्ट समराइजेशन करवा सकते हैं। तो इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से इसमें नहीं होता है, पर इन्होंने शुरुआत का एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाया। दूसरा प्रपोज फैक्टर्स हमें नेक्स्ट में लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा प्रपोज फैक्टर्स। थोड़ा इसको भी यहाँ रख देते हैं। तो प्रपोज फैक्टर्स में इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा काम प्रपोज फैक्टर्स के अंतर्गत। तो इसमें उन्होंने कहा है कि एक तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन को वो टेक्स्ट रिफ़र कर रहा है। कई बार जैसे कि हमने एम्बिग्विटी में पढ़ा कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग चीज़ों को बताता है। तो जैसे कि मुझे सोना है, वो एक अलग सिचुएशन आ गई, और उस सिचुएशन में मैंने कई बार अभिधा, कई बार सरकाज़म में हम बात करते हैं, तो टेक्स्ट के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग आ जाते हैं। ये हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रपोज फैक्टर्स में हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन को लेके वो टेक्स्ट है, तभी हम उसका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। सिचुएशन का पता लगाने के बाद हम पता लगाएंगे ऑडियंस का कि वह टेक्स्ट किस ऑडियंस के लिए बना है, किस ऑडियंस के लिए उस टेक्स्ट को बनाया गया है। ऑडियंस को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं नर्सरी के बच्चों के लिए अगर कोई समरी निकाल रहा हूँ तो उस समरी को मैं वैसी भाषा में बनाऊंगा। अगर मैं पीएचडी के बच्चों के लिए कोई समरी निकाल रहा हूँ किसी भी टेक्स्ट की, अखबार की, तो मैं उस तरीके से निकालूंगा। अगर मैं कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए समरी निकाल रहा हूँ तो उस तरह के निकालूंगा। यंग के लिए निकाल रहा हूँ तो उसके लिए निकालूंगा। ओल्ड के लिए निकाल रहा हूँ तो फिर वो अलग हो जाएगी। ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हम फीमेल के लिए निकाल रहे हैं, मेल के लिए निकाल रहे हैं, तो ऑडियंस बहुत ही वर्सेटाइल हो सकती है। जिस तरीके से हम रिसर्च में करते हैं, एज वाइज, जेंडर वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज ऑडियंस बदलती रहती है, और वो ऑडियंस उस टेक्स्ट का किस लेवल पर लेगी, उस समरी को किस लेवल पर लेगी, यह टेक्स्ट समराइजेशन करते वक्त हमें खास ख्याल रखना पड़ता है।
और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस टेक्स्ट समराइजेशन का यूज़ यानी उपयोग क्या होगा, उसका टेक्स्ट समराइजेशन का हमें उपयोग कहाँ आने वाला है। तो इस फैक्टर को भी बहुत ढंग से हमें एड्रेस करवाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि हर सिचुएशन पर टेक्स्ट बदलता है। अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से हमें अलग टेक्स्ट रखना पड़ेगा और उसके यूज़ के हिसाब से अलग अलग तरीके से हमें उसकी समरी बनानी पड़ेगी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें आउटपुट फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है कि आउटपुट में किस तरीके से वो टेक्स्ट जाएगा। तो ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा बड़ा, और ये पूरा डिटेलिंग करके रखना है, बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। तो आउटपुट फैक्टर्स में, तो आउटपुट फैक्टर्स में आगे आपका किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फॉन्ट कैसा होगा आउटपुट का, उसका किस स्ट्रक्चर में आपने डाला, किस फॉन्ट में आपने उसको डाला, फिर आपने कैसा मटेरियल लिया आउटपुट जनरेट कराने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आउटपुट फैक्टर्स पर हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखा फिर आपने अभी स्पार्क जोन्स का टेक्स्ट समराइजेशन का एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर। अगले क्लास में हम इसी स्ट्रक्चर को और टेक्निकली कंप्यूटर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके फ्लो चार्ट और उसके डीएफडी के आधार पर समझने के कोशिश करेंगे कि इसी स्ट्रक्चर को अब हम एनएलपी, क्योंकि यहाँ अभी आप देखिए कि हमने एनएलपी की कहीं कोई बात नहीं की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कहीं कोई बात नहीं की। मैंने साधारण टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है यह आप लोगों को बताया, उसकी डेफिनेशन क्या है यह बताई, और स्पार्क जोन्स ने एक जनरलाइज तरीका दिया है और ये अच्छा तरीका है। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं टेक्स्ट समराइजेशन के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप भी यही तरीका इस्तेमाल करें, आप अपना भी कोई लेवल का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये एकदम सिंपल तरीका है कि सबसे पहले अपन ने जो सोर्स टेक्स्ट है उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाए, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। उस रिप्रेजेंटेशन को सारांश में परिवर्तित करने के लिए उसका समरी रिप्रेजेंटेशन बनाए, फिर समरी रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मल समरी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो ये इन अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम टेक्स्ट समराइजेशन कराते हैं। फिर इनमें कुछ फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कौन से फैक्टर्स, ये भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि इन पे काफ़ी हम डिस्कशन बार बार कर चुके हैं टेक्स्ट पर, कि इनपुट किस किस तरीके से आएगा उसका ध्यान रखना, प्रपोज में सिचुएशन ऑडियंस यूज़ किस तरीके से होगी उसका ध्यान रखना, और आउटपुट किस तरीके से हमें जनरेट कराना है उसका ख्याल रखना। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट समराइजेशन जनरलाइज्ड तरीके से करवाते हैं।